नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज चर्चा करेंगे कि किस तरह प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर हलचल का दौर जारी है। लगातार बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली तक तमाम हलचलें चल रही हैं। इसका जो आप नतीजा और इसकी बानगी दोनों देख सकते हैं कि एक महीने में दूसरी बार है कि बड़े चेहरे संगठन की तरफ से वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आए। उन्होंने बैठकें ली जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल रहे। तो इस बैठक का क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया, ये भी बयानों के जरिए छनकर सामने आया। इस बार की रणनीति कि किस तरह 2022 का जो चुनाव है उसके लिए जीत का मंत्र तैयार किया जाए, और यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। अब की बार 300 के पार। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, जिसकी डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी है, लेकिन जब जब चुनाव की बारी आती है तब तक परीक्षा की घड़ी सामने नजर आती है, और वो भी तब जब एक ही महीना पहले पड़ोसी राज्य बंगाल के चुनाव के परिणाम इतने मनमाफिक ना निकले हों और प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव उनके परिणाम भी कोई खास हित में ना आए हों। साथ ही साथ पार्टी अपने अंदर भी कुछ मनमुटाव, कुछ एक दूसरे से बातचीत ना होना, कुछ बयानों में अंतर्विरोध की स्थिति से जूझ रही हो। पार्टी में तीसरा सबसे मजबूत चेहरा माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके नेतृत्व को लेकर के ही सवाल उठ रहा हो कि आखिर इस चीज को दिल्ली हाईकमान की तरफ से साफ क्यों नहीं किया जाता है कि अगर नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं तो नेतृत्व कौन करेगा। 2022 का जो विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। खैर, जो बैठक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पर हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, उस बैठक के बाद काफी कुछ स्थितियां सुधरी हैं ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया कि मत दिया गया है अब की बार 300 के पार। तो क्या उसी पुरानी जीत को दोहरा पाएगी बीजेपी? किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए हमारी विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान शुरू होने से पहले बैठक का दौर जारी है। मंगलवार का दिन बीजेपी के लिए गहमा गहमी भरा रहा। बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जो देर रात तक चली। इस बैठक में मिशन 2022 के रोड मैप को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले साल के चुनाव में पार्टी संगठन 300 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। इसको लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी बयान दिया है। बता दीजिए सर, अरे सर कुछ तो बताइए। दो शब्द बोल दीजिए। 2022 में भी 300 पार करेंगे। भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। पंचायतों में ऐतिहासिक विजय। सूत्रों के अनुसार मीटिंग में शामिल मंत्रियों को चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ प्रमुखता से लोगों के बीच जाने को कहा गया है। मंत्रियों को निर्देश यह भी दिए गए कि वे अपने विभाग की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को बताएं। इसके अलावा कोविड काल के दौरान पैदा विषम परिस्थितियों से सरकार ने कैसे पार पाया, इसे प्रमुखता से मंत्री जनता को बताएं। बीजेपी ने मिशन 2022 के लिए कमर कस ली है, तो वहीं विपक्ष भी विधानसभा के अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गया है। अब देखना यह है कि बीजेपी का मिशन 300 कितनी सफलता दिलाएगा। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नवनीत सहगल क्या कुछ कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड को लेकर के, ये सुन लेते हैं। भी साथ साथ व्यवस्था की जाए। इस प्रकार प्रदेश में अब पॉजिटिविटी की दर जो है वो केवल 0.1% रह गई है, और ओवरऑल जो अभी तक कोरोना के पूरे समय की जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 3.04 है। वर्तमान की पॉजिटिविटी रेशो 0.1% से भी कम हो गई है। प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयासों की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा टीम 9 की समीक्षा में प्रतिदिन बैठक समीक्षा हो रही है और समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तीसरी लहर के लिए भी जो संभावनाएं विशेषज्ञों द्वारा प्रकट की गई हैं, प्रदेश सरकार द्वारा एक डॉक्टरों की विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी जिसकी संस्तुतियों के आधार पर
जो है आगे की रणनीति तैयार की गई है, जिसमें कि हर एक मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के पीकू का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। प्रदेश के सभी जनपदों में, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में भी पीकू बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जो संभावित तीसरी लहर है, इसके साथ साथ ये भी आपको अवगत कराना है कि पहला एक अभिनव प्रयास उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि 12 वर्ष से कम बच्चों के अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को एक अलग से बूथ बनाकर उनके लिए भी प्राथमिकता के साथ उनको वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, उनका टीकाकरण कराया जा रहा है। भविष्य तो कोविड को लेकर के जानकारी दे रहे थे एसीएस सूचना नवनीत सहगल। आइए अब अपनी चर्चा और अपने विषय पर वापस लौटते हैं। अब की बार 300 के पार बीजेपी मिशन 300 लेकर के चल रही है। मंत्र दे दिया गया है, रोड मैप तैयार कर लिया गया है और कुछ हद तक असमंजस की जो स्थिति थी, आपसी मनमुटाव की जो स्थिति थी, वो भी दूर हो गई है। तस्वीरों के जरिए ये बात अब साफ हुई कि अब वक्त बहुत कम है। तो इसमें समझदारी इसी बात की है कि जो नेतृत्व करता आ रहा था, जो चेहरा पहले से मौजूद था, उसी पर चुनाव लड़ा जाए और अब एकजुट होकर के फिर से चुनाव के लिए तैयारी करनी है। तो आइए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सपा की तरफ से हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, स्वागत है आपका। और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ आलोक वर्मा जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। शुरुआत आलोक जी आपके साथ ही मैं करना चाहूंगी, क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल है, बात भी उसी की हो रही है, मंत्र भी उसी ने दिया है। तो सवाल भी पहला आपसे, केशव प्रसाद मौर्य से जब पूछा गया कि बैठक में क्या मंत्र निकला, तो उन्होंने साफ बात कही कि जो 2014 में दोहराया गया था, जो 2017 में हुआ, जो 2019 में हुआ, अब वही 2019-22 में दोहराया जाएगा। जो विजय रथ है वो किस तरह से चलता रहे, इस पर चर्चा हुई। कितनी श्योरिटी इस बात की है कि अब 2022 का जो चुनाव है वो भी पूरे दम के साथ आप जीतेंगे और 300 पार करेंगे? लक्षण देख रहे होंगे आप पिछले कुछ दिनों से, जिस तरीके से हमारी पार्टी में जो कुछ चल रहा है, संगठन की जिस तरीके से बैठक हो रही है, संगठन महामंत्री संतोष साहब लगातार आ रहे हैं, राधा मोहन सिंह जी लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं, लोगों को बैठाया जा रहा है। थोड़ा बहुत मनमुटाव अगर कोई बहुत बड़ी पार्टी होती है, हम अगर संगठन की दृष्टि से देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत मनमुटाव किसी न किसी वजह से, अलग अलग कारणों से होता रहता है। उस जो लोगों के भीतर भरा हुआ है उसे दूर करने की कोशिश संगठन करता है और उसी संगठन के साथ मिल करके हम 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और यकीन मानिए आने वाले कुछ समय में आपको तब्दीली साफ दिखेगी। 300 के पार हम जा रहे हैं। 300 पार आप कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर विषय बहुत गंभीर है, कैसे पार कर पाएंगे? पिछले 15 दिनों में इतने विरोधाभास बयान हमने देखे। मीटिंग होने के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं साफ नाम लेके कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पूछा जाता है तो वो कहते हैं दिल्ली हाईकमान से सब कुछ निर्णय होगा। और एक नहीं, ये विरोधाभास कई बार दिखा। इसका मतलब अपने ही लोगों को समझाने बुझाने में वक्त लगेगा। नहीं, देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ जो बयान कभी कभी कुछ निकल के आते हैं, उसको जो है मीडिया अपने तरीके से उसको दिखाता है, अपने तरीके से उसको बताता है। केशव, जो एक सीधी परंपरा होती है और किसी भी पार्टी की परंपरा होती है, विधानसभा इलेक्शन होता है, विधायक चुने जाते हैं और निश्चित रूप से विधायक जिसकी तरफ सहमति व्यक्त करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व उनसे बात करके उस नाम की घोषणा कर देता है। हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल साफ है कि 2022 का चुनाव हम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, उसको लेकर के 2022 के चुनाव में हम जाने वाले हैं। संगठन पूरी तरीके से साथ है, सत्ता पूरी तरीके से साथ है। थोड़ा बहुत मनमुटाव जो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है, उसको भी हम आपको भी दिखा दे रहे हैं। जो आप लगातार कह रहे थे, मीडिया जो लगातार बात ये कह रही थी, योगी जी नाराज हैं, केशव जी नाराज हैं, कोई दूसरा नाराज है, बिल्कुल हम में से कोई नाराज नहीं है। थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है किसी वजह से, और उसको हम अपने संगठन में बैठ करके, अपनी पार्टी में बैठ करके, अंदरूनी खाने बात करके हम उसको दूर कर लेते हैं। तो वो देखने की जरूरत आपको नहीं है। बस ये जानिए कि 2022 का जब इलेक्शन आएगा, जब चुनाव आएगा, नतीजे आएंगे, तो हम सबसे बड़े दल के तौर पे खड़े होंगे और एक बार फिर से सत्ता में होंगे। उम्मीद है। बाकी जो नतीजे निकलेंगे वो तो चुनाव के बाद परिणाम के रूप में ही सामने आएंगे। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा की तरफ से। मनोज यादव जी,
बीजेपी ने तो अपना मत दे दिया, अब की बार 300 के बार आपका क्या कहना है, कितनी तैयारी है आपकी? माफी चाहूंगी मनोज जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। जी जी मैं मनोज जी। ये कह रहा था कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन बात जो बार बार चलाई जा रही है और जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता आलोक जी ने भी कहा कि हमारे यहाँ छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, जिससे आपका इंटरनल मैटर है, केशव जी योगी जी से नाराज हो, योगी जी किसी और से नाराज हो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी केशव प्रसाद मौर्य से नाराज हो, या जो भी इंटरनल मैटर है वो साठ आउट, इसमें किसी तरीके का हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई कमेंट नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है और उसने अपनी नाराजगी को किसान आंदोलन के जरिए, पंचायत के चुनाव के जरिए और तमाम सारी ऐसी प्रक्रियाएं हुई है कि पहला ऐसा कोई राजनीतिक दल आ गया जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी गांव में इनके लोकसभा के सांसद या कैबिनेट मंत्री जाते हैं तो उनको दौड़ा लिया जाता है, उनका विरोध होता है और अपने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है कि कृपया बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री, नेता हमारे गांव में एंट्री ना करें। आपने एक आध खबर ऐसी जरूर है सौरभ जी सुनी होगी किसी राजनीतिक दल, किसी नेता के खिलाफ, लेकिन बहुतायत में ये पहली बार सुनने और देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के इंटरनल बहुत सारे मैटर हैं, उन मैटर्स पे क्या मौजूदा सरकार उन सबको संतुष्ट कर पाएगी? 4 लाख रुपए मुआवजे की बात की जा रही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या प्रधानमंत्री के द्वारा और जिस तरह का वक्तव्य केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कि हम नहीं दे पाएंगे 4 लाख रुपए कोरोना से मरने वालों के घर को, तो आप सोचिए ना किस मुंह से ये बीजेपी की सरकार जाएगी जनता के बीच में। किसान नाराज है, बेरोजगार नौजवान नाराज है, कर्मचारी नाराज हैं, उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है और तो भगवान राम भी नाराज हो गए कि उनकी ही उन नाम पे लाखों करोड़ों रुपए अंदर किए जा रहे हैं, तो वो भी नाराज हैं। तो ये बात स्पष्ट हो जाए कि केशव मौर्य, लेकिन एक चीज और मैं इस पे आलोक जी से भी पूछना चाहूंगा और पैनल में तमाम लोग हैं वो जरूर जवाब दें। क्या बीजेपी का यह ड्रामा नहीं था कि जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद पश्चिम बंगाल का, उत्तर प्रदेश के पंचायत का अरविंद शर्मा की एंट्री होती है और अरविंद शर्मा को योगी आदित्यनाथ के सामने एक पार्टी बनाया जाता है, लेकिन ना तो अरविंद शर्मा की प्रॉब्लम थी और ना ही योगी की प्रॉब्लम थी केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी और पिछड़े वर्ग के एक बड़े वोट से, जिससे आलोक जी भी आते हैं, जिसको हम 55% वोट बैंक कहते हैं। क्या उस 55% वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए और उन पिछड़ों को सीधे साधने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा गया? क्या केशव प्रसाद मौर्य जी को जिस तरीके से जो उनकी तमाम सारी बातें थी, जो उनके तमाम सारी इच्छाएं थी, जो नहीं मनोज जी आपको ये समझने की जरूरत है हमारे भीतर क्या नाराजगी है या नहीं है, हमारे नेता क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, ये आपका इशू नहीं है। आप तो ये देखिए कि आपके अखिलेश यादव जी क्या चाहते हैं, शिवपाल यादव जी क्या चाहते हैं। हमारा जो अंदरूनी मसला है कि नहीं है, ये हमारे भीतर की बात है, उसको हम निपट लेंगे। अंदर से जो बातें होंगी वो हम कर लेंगे। नाराजगी हमारे भीतर कोई नहीं है। किसी भी बड़े दल में, किसी भी संगठन में, किसी भी परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और वो कहीं इशू नहीं बनता है, वो मीडिया उसको इशू बना रहा है, उसको हम निपट लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी बात हो और उम्मीद करते हैं निपट जाए, लेकिन क्या कुछ चल रहा है और क्या जो मीटिंग्स हैं उनसे बाहर निकल करके आ रहा है, ये अपने संवाददाता से भी एक बार जान लेते हैं। अभिषेक जी, मीटिंग से लगातार चली, संघ को बीच में आना पड़ा, एक बार नहीं 1 महीने में 2 बार आप कहेंगे, ठीक 15 दिन पे ही दोबारा बीएल संतोष और राधा मोहन की वापसी हो जाती है, फिर मीटिंग्स का दौर चलता है। लेकिन इस बार लगता है क्योंकि वक्त कम है इसलिए समन्वय की स्थिति शायद बन गई है कि झगड़ा करना और मनमुटाव करने से अपना ही काम खराब होगा, इसलिए कुल मिलाकर के वक्त का तकाजा देखते हुए जो जहां पर स्थित है उसे वहीं पर छोड़ दिया जाए। क्या लगता है आपको, जो समन्वय था वो बन गया है? इस दिनों में जिस तरह की राजनीतिक हलचल और बयानबाजियां हमने सुनी है वो 4 साल में नहीं सुनने को मिली।
जब सुनने को मिल रही है तो इशारा बिल्कुल साफ है कि चुनाव से पहले पार्टी के अंदर जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं या जो रस्साकसी है उसे खत्म करना है। और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो ईगो प्रॉब्लम्स है, यानी अपने आप को वरिष्ठ मानना या अपने आप को वरिष्ठ होने की गलतफहमियां, इसे दूर करनी पड़ेंगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से चाहे खुलकर कुछ ना कहा गया हो, लेकिन उनका स्टैंड शुरू से क्लियर था कि मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत फिलहाल नहीं है। और आखिरकार हमने देखा भी, वो अटकलें बहुत लगी, AK शर्मा को मिनिस्टर या बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, आखिरकार उन्हें संगठन में जगह दी गई। और बिल्कुल बात साफ थी कि संगठन के ढांचे में जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं जिनकी, उनको वो जिम्मेदारियां निर्वहन कर पा रहे थे कि नहीं। और कहीं ना कहीं ठीकरा भी किसी के सर को फूटना जरूरी था, जिस तरह के पंचायत चुनाव में नतीजे आए। और उसके बाद कई सारी तब्दीलियां हमने देखी, हो सकता है आने वाले समय में हम और भी तब्दीलियां देखें। लगातार BL संतोष यहाँ पहुंच रहे हैं, कई एक मामलों में वो खुद बैठ करके बाकायदा बातचीत करते हैं। 5KD पर भी मौजूद थे, बाकायदा यहाँ पर बैठ करके, यानी बीजेपी कार्यालय में बैठ करके घंटों इस बात को लेकर बातचीत हुई। लेकिन मसौदा दिल्ली में तैयार हो रहा है, सुनाया यहाँ जा रहा है। और जिनको भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ मतभेद की स्थिति है या मनभेद की स्थिति है, उन सारी स्थितियों को दूर करने के लिए बार बार ये बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन उस बीच ये भी बयान आ रहे हैं कि अब संगठन या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बिल्कुल आश्वस्त हैं कि 325 से भी ज्यादा सीटें लाएंगे। कई सारे नेताओं ने, मंत्रियों ने कल ये बातें भी कही, वरिष्ठ नेताओं ने कही। बिल्कुल, यानी कि सीटों का जो फॉर्मूला है वो फिक्स करने की तैयारी हो रही है कि आगामी चुनाव को लेकर के किस तरह लड़ा जाएगा। एक बार फिर आपके पास में आलोक जी आऊंगी। 300 सीटों की हम बात तो करते हैं, लेकिन इतनी सारी जो बीच में अलग अलग बिंदु हैं अड़चनों के रूप में, उससे किस तरह दूर करेंगे। जो सहयोगी दल हैं उनके साथ मनमुटाव, उन्हें दूर करना है। कोविड को लेकर के जनता को जो परेशानियां हुई, जनता की जो नाराजगी है उसको दूर करना है। 4 सालों में और अलग अलग जो दिक्कतें आई, अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो शिक्षा अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो थे उनका प्रदर्शन, दरोगा अभ्यर्थी जो थे उनका प्रदर्शन, मुश्किलें बहुत सारी हैं। 300 का टारगेट तो दे दिया गया है, लेकिन इन सारी चुनौतियों से निपटना जरूर होगा। देखिए, सीधी सी बात है, कोविड महामारी इतनी अचानक आई और वो किसी भी राज्य 1 साल का वक्त मिला, ये मैं इसमें बहुत चर्चा कर चुकी हूं। पिछले लॉकडाउन मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। किसी भी राज्य के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी थी। पहली सरकार थी योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिसमें योगी आदित्यनाथ खुद कोविड पॉजिटिव हुए, लेकिन उसके बाद देखा होगा आपने कि जगह जगह हर जिले में वो खुद गए। जिस दिन पहली बार वो कोविड निगेटिव हुए, उसके बाद खुद उन्होंने अस्पतालों का दौरा किया, जिलों में वो गए, गांवों में गए, और उसका नतीजा ये निकला कि हमने बहुत तेजी से हालात को अपने नियंत्रण में कर लिया। और आज तकरीबन कोविड महामारी का प्रकोप हमसे करीब करीब खत्म हो चुका है। तीसरे दौर की तैयारी के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जो थोड़ी बहुत कमियां हमें रह भी गई थी, उसको हम पूरी तरीके से दूर कर रहे हैं। नौकरी की समस्या की बात आपने कही, कुछ चीजें निश्चित रूप से, बहुत सारी चीजें बंद रही, बहुत सारे एग्जाम्स हम ले नहीं पाए, बहुत सारी नौकरियां हो सकता है कि बीच में उस दिशा में हम जा नहीं पाए, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल जो है वो भारत के लिए, पूरे चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें और किसी भी प्रदेश की बात करें, एक मुश्किल वक्त था। इस पहली हमारी कोशिश थी कि हम महामारी से निपटें। अब जो दूसरी समस्याएं हैं उस पर भी निश्चित रूप से गौर किया जाएगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरीके से परिवर्तन होने जा रहा है। विकास के नाम पर हम वोट मांगने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री बिल्कुल पाक साफ हैं, कोई उनके ऊपर किसी भी तरीके का एक भी आरोप उनके ऊपर लगाया नहीं जा सकता। लेकिन इस पे मैं कहूंगी एंटी इनकम्बेंसी तो तब बनती है जब 5 साल का कार्यकाल आप पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जनता के मन में जो आता है। और एक सवाल ये कि कोविड के लिए 1 साल का वक्त मिला, उसमें क्या तैयारियां की, जनता ये जरूर पूछेगी। लेकिन ये सवाल भी जारी रखेंगे दर्शकों। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी मनोज जी के साथ बहुत सारे सवाल और साथ में आलोक जी से भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है
और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है। जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का स्वागत। चर्चा कर रहे हैं हम अब की बार 300 के पार किस तरह रूलिंग पार्टी बीजेपी की तरफ से तमाम बैठकों के बाद, मंथनों के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो ये कि मंत्र दिया गया है 300 का लक्ष्य लेकर के ही अब चुनाव का पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। हमारे साथ इस चर्चा में मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बीजेपी की तरफ से तो लक्ष्य दे दिया गया, हालांकि सपा की तरफ से भी तैयारियां तेजी के साथ चल रही हैं। पिछले हफ्ते का ही वो घटनाक्रम था जब बसपा की तरफ से विधायक नेता या तो अखिलेश यादव के साथ उन्होंने मुलाकात की या फिर सपा में वो शामिल हुए, यानी कि तैयारियां आपकी भी जोरों पर हैं। कितने का लक्ष्य आप रखते हैं? अगर बीजेपी 300 है तो आप कितने का लक्ष्य रखते हैं? ये बात कह रही थी कि हमारा लक्ष्य 351 सीटों का है और 351 सीटों के हिसाब से हमने अपनी चौसर बिछा दी है। उत्तर प्रदेश के, वो फिर पूरब हो, पश्चिम हो, बुंदेलखंड हो या पीलीभीत का तराई एरिया हो, वो सारी चीजें लगभग स्पष्ट हैं। और जो बचा हुआ समय उसमें समाजवादी पार्टी अपने आप को चुनाव में किस तरीके से बेहतर एक प्रदर्शन किया जाए उसके आधार पर तैयार करने में जुटी है। लेकिन मुख्य रूप से जनता जो सवाल पूछ रही है वो मौजूदा सत्ता से पूछ रही है और सत्ता को जवाब देना पड़ेगा। आलोक जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आलोक जी को बोलेंगे तो इनसे पूछताछ हो जाएगी। अभी जब बुंदेलखंड के एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब भर्ती होती है तो उसमें 11 ठाकुर जाति के, 13 में से 11 ठाकुर जाति के प्रोफेसर नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो क्या आलोक वर्मा जी ये बात कहेंगे कि पिछड़ों का हक मारी उसमें हुई अथवा नहीं हुई? खैर, कैबिनेट के विस्तार की बात अभी प्रमुख संवाददाता आपने की कि शायद अब नहीं करेंगे योगी जी। तो फिर वो जो पंडित जी सिद्धार्थ नगर वाले जो पंडित जी पकड़े जाते हैं, जो अपने भाई को किस तरह नौकरी दिला देते हैं, जो दूसरे एक गरीब कोटे के ब्राह्मण की नौकरी थी और एक आय संपन्न कैबिनेट मंत्री के भाई को दिला दी जाती है और उन मंत्री को अभी तक हटाया तक नहीं जाता। उनकी जमीन के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी कागजात सामने आए। तो ये सारे मूलभूत सवाल हैं जनता के बीच में कि वोट लिया पिछड़ों का, राज किया अगड़ों ने। ये भी समस्या इस वक्त मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में बनी हुई है और ठगा सा महसूस कर रही। 69,000 भर्तियां हुई, के न्यूज को धन्यवाद दूंगा, कितनी आवाज आप लोगों ने उठाई। उसमें भी बैकवर्ड वर्ग की 6,000 पोस्टें खा गए आरएसएस के लोग। ये बात तो जनता वो नौजवान तो देख रहे हैं ना कि आपने किस तरीके से पिछड़ों का हक मारी की है। तो वो फिर केशव मौर्य हो या केशव मौर्य ऑल इज वेल कह दे, अभी तक तो नहीं कहा, 300 पार का उन्होंने कहा है, लेकिन योगी का नेतृत्व उन्होंने नहीं स्वीकार किया है। तो अगर उनको नेतृत्व नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे क्या जनता या पिछड़े वर्ग का जो वोट है, जो कंटेक्ट हुआ था 2014 में, 17 में, 19 में 3 बार, उसके बदले में क्या मिला पिछड़े वर्ग को? उसके हकमारी, उसके आरक्षण पे चोट, उसकी नौकरियों पे डकैती और उस पे जिस तरह से भी सबसे ज्यादा कुठाराघात किया जा सकता है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेके और जो भी विधायक मंत्री सबने किया। क्या राठौर का वो आप वीडियो वायरल भूल गए कि पिछड़ों को बीजेपी में सिर्फ ताली और थाली बजाने के लिए रखा गया? ये समाजवादी पार्टी के किसी विधायक ने नहीं कहा, ये बीजेपी के विधायक ने कहा। कुल मिलाकर के समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन अभी नेतृत्व वाली समस्या पे जरूर चर्चा कर लेते हैं। मालोक जी, आपके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको शीर्ष पद पे बिठाया गया था, मुख्यमंत्री के पद पे। ये तो कहा जाता है कि बीजेपी में पहला स्थान नरेंद्र मोदी का, दूसरा अमित शाह का और तीसरे सबसे ताकतवर नेता बीजेपी के वही हैं। अगर ऐसे नेतृत्व पे सवाल उठ जाएंगे तो क्यों ना ये माना जाए कि पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ अंदर असमंजस या मनमुटाव है।
क्या वो इसलिए कि पंचायत चुनाव के नतीजे मनमाफिक नहीं आए, इसलिए और जो पार्टी में महत्वाकांक्षी लोग थे उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ गई, इसलिए नेतृत्व पे सवाल उठने लगा? क्योंकि ये एक ऐसा आप कहेंगे चटक है, क्रैक है, एक पतली सी लकीर है जो बहुत जल्दी खाई में बन सकती है और इसका खामियाजा 2022 में चुकाना पड़ सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दूसरे तरीकों से संगठन नहीं चलता। लोकतांत्रिक संगठन है हमारा। हम कांग्रेस जैसे नहीं है कि सोनिया के बाद राहुल गांधी और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या उनके बाद कोई और ना हम समाजवादी पार्टी हैं कि समाजवादी मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के बाद उनके बेटे और उनकी बेटी। हम एक दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। लोकतांत्रिक तरीके से हम तय करते हैं कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा और उसके साथ हम एक संगठित तौर पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में होने जा रहा है, उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से किसी बड़े संगठन में और किसी भी बड़े परिवार में इस तरह की घटनाएं होती, ठीक है, लेकिन जो जनता ने पंचायत चुनाव में जनादेश नहीं दिया, मनमाफिक परिणाम नहीं दिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, पंचायत चुनाव के इश्यूज दूसरे थे, उसके मसले दूसरे थे। बहुत सारी दूसरी वजहें ये भी थी कि हम महामारी के दौर से महामारी का उस समय दौर था, उस समय हमारा पंचायत इलेक्शन हुआ। निश्चित रूप से हम सत्ताधारी पार्टी थे, कुछ ज़्यादा ही हमसे कुछ एक उम्मीद भी रही होगी जनता की। उस नाराज़गी को हम आने वाले समय में दूर करने की कोशिश करेंगे। अगला जो दौर कहा भी जा रहा है कि तीसरे दौर की तैयारी आप देख भी रहे होंगे किस तरीके से योगी सरकार कर रही है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनको लगा दिया गया है। निचले स्तर पे जो CSC हैं, PSC हैं, जहाँ कहा जा रहा था कि वहाँ कुछ कमियाँ छूट गई हैं, वहाँ पर हमारे खुद जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो अपनी सांसद निधि से काम कर रहे हैं। सरकार उन पर काम कर रही है, रोज वहाँ के वो दौरे लगा रहे हैं। ग्राम प्रधानों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अधिकारी हैं उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी पूरी तरीके से हम तैयार हैं। 2022 का इंतजार कीजिए, 300 के पार हम जाने वाले हैं। चलिए, उम्मीद यही है कि जनता का जनादेश जो है वो निकल करके सामने आए और वो जनादेश उसी पक्ष में हो जिस ओर विकास हो, क्योंकि जनता विकास ही मांगती है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण चर्चा में। बहुत माफी चाहूंगी, वक्त की सख्त कमी है, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अभिषेक, आपका भी धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2022 के इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस नज़र से भी क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है और यहाँ पर विकास की दृष्टि से उन तमाम नीतियों को लागू करना सरकार के लिए भी एक कठिन परीक्षा होती है और जनता के लिए समझदारी तब होती है जब वो हर 5 साल बाद वोट दे कि उसका कीमती वोट किसके पक्ष में जाएगा। खैर, इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। इस चर्चा को यही विराम देते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।